गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकंड ईयर में आपका सब्जेक्ट था पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका सिद्धांत चल रही थी कि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र के जो निर्माण करना हो, हमें पता है कि पाठ्यक्रम बेसिकली क्या होता है कि पाठ्यक्रम वह मैदान होता है जहाँ पर दौड़कर व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, या ये मान लो कि वह मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति अपने सभी विषयों को का क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, या उसे किसी भी फील्ड में जाना हो तो उस फील्ड तक जाने के लिए वो किसको यूज़ में लेगा, किसको एक तरह से मार्ग बनाएगा, पाठ्यक्रम को। तो पाठ्यक्रम में वो सभी मतलब विषय वस्तु शामिल होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, अर्थशास्त्र के से रिलेटेड होते हैं, मतलब उसमें सभी प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की जब हम किसी भी कैरिकुलम का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को काम में लेना चाहिए। सिद्धांत मीन्स होता है फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं कि इसके बिना हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। तो मैंने आपको 4th 5th 5 पॉइंट्स बता दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत इसका मतलब है कि हमें पाठ्यक्रम के अंदर वो इस प्रकार के प्रेरणात्मक विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेशन प्रदान करे। अब मोटिवेशन किसके बिहाफ पे हो सकता है कि छात्रों को उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियों, उनकी इच्छाओं के अनुसार क्या कर सके, प्रेरणा कर सके। जैसे ये माना गया है कि जब हम मतलब क्लासरूम में जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की पूरी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि उसका पूरा मनोविज्ञान हमें जानना चाहिए। तो वो वही टीचर एक तरह से बच्चों के बारे में या बच्चों के जो भी एक है पूरा का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर जान सकता है, वो ये जान सकता है क्योंकि अगर वो बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा तो यही होता है कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता बच्चों को उसको क्या प्रॉब्लम्स है, वो किस कठिनाइयों से जूझ रहा है, हर चीज़ों का क्या करता है वो पता लगा सकता है। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर जब अर्थशास्त्र का हम निर्माण कर रहे हैं तो इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे विषयों को लेकर जाना चाहिए जो प्रेरणात्मक होते हैं। इससे क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है कि वही व्यक्ति कर सकता है कि जो प्रेरणा प्रदान कर सकता है, क्योंकि बिना प्रेरणा के, बिना मोटिवेशन के बच्चों को हम कोई भी चीज़ नहीं समझा सकते, कोई विषय वस्तु नहीं समझा सकते और उसे भावी जीवन के लिए तैयार नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत, पहले जो शिक्षा दी जा सकती थी वो परंपरागत रूप से दी जाती थी, लेकिन अब जो शिक्षा दी जाती है वो किसके बिहाफ पे होता है, कि पाठ्यक्रम पर केंद्रित होती थी पहले वाली शिक्षा, लेकिन अब जो शिक्षा होती है वो होती है बाल केंद्रित। तो हमें जब पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो हमें एक बाल केंद्रित के माध्यम से करना है, बालकों को एक तरह से बीच में सेंटराइज करते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करें, करके सीखने पर बल देना चाहिए। अब करके सीखने पर बल देने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जो होती है वो बच्चों से हम कराते हैं। तो एक पाठ्यक्रम में भी इसी प्रकार का कंटेंट हमें रखना चाहिए या ऐसा कोई विषय रखना चाहिए जो बच्चों को क्या करके प्रयोग करके मतलब करके सीखने पर क्या करे, बल दे। हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी नहीं पता हो, और इससे वो बच्चे जब करके सीखेंगे तो उससे क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हैडो रिपोर्ट है, हैडो रिपोर्ट जो है, हैडो रिपोर्ट बताते हैं, हैडो रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि शिक्षा को क्रिया तथा क्रिया तथा अनुभव के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। हैडो रिपोर्ट बोलते हैं कि जो शिक्षा होती है उसे क्रिया तथा अनुभव करके सीखने पर बल देना चाहिए, और बच्चे जब करके सीखते हैं तो उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, गेन होते हैं।
तो क्रिया और अनुभव के किसके सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये कौन सा सिद्धांत अपनाता है, क्रिया का सिद्धांत अपनाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, इसमें ये दिया गया है कि पाठ्यक्रम का हम जब निर्माण करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पाठ्यक्रम जो है, जो पहले था, ठीक है, और जो वर्तमान में है, ये नहीं है कि पहले वाला पाठ्यक्रम भी वही है और अभी का भी वही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सदैव के लिए वो एक समान नहीं होता, समय समय पर उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो जब वो परिवर्तन होता है तो हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे विकास होता जाता है, जैसे जैसे हमें जो जो चीज़ें अपनाई जाती है, जैसे जैसे हमारी परिवर्तन होते रहते हैं, जो परिस्थितियाँ सामने आती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, पाठ्यक्रम में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक क्रो एवं क्रो बोलते हैं। क्रो एवं क्रो का कथन है कि वैज्ञानिक प्रगति नवीन व्यावसायिक अवसर राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर संबंध प्रगतिशील आदर्श और आकांक्षाएं यह मांग करती है कि शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का ज्ञान और व्यवहार का ज्ञान कुशलता पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षों के अनुकूल है। देखो, क्रो एंड क्रो बोलते हैं वैज्ञानिक प्रगति और नवीन व्यावसायिक अवसर, राष्ट्रों के अधिक विस्तृत अंतर संबंध, प्रगतिशील आदेश, मतलब जो हमारे समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, जो टेक्निक्स आती जाती है और जो आकांक्षा होती है, वो ये मांग करती है कि शिक्षा का जो सिद्धांत है और जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए, वो सभी प्रकार के कुशलताओं को ग्रहण किए हुए होना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के पक्षों या दलों के अनुकूल होना चाहिए। जो हमारा पूरा ग्रुपिंग है, जो हमारे सारे पक्ष है, उसके क्या होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे होना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा पॉइंट आता है विकास का। जैसे जैसे विकास होगा पाठ्यक्रम का निर्माण के समय, वैसे वैसे उसके अंदर क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। फिर आता है विविधता का सिद्धांत। फिर आता है विविधता का सिद्धांत। विविधता
इसका मतलब होता है कि हम देखते हैं कि क्लासरूम्स के अंदर बहुत से व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे देखते हैं, उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होती है, उनकी क्षमताओं में विविधता हमें देखने को मिलती है। इस तरह उनके बोलने में, उनके आचरण में, उनके विचारों में हमें हर जगह क्या मिलती है, बच्चों के अंदर एक विविधताएं मिलती है। तो इन विभिन्नताओं के माध्यम से ही हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो बच्चे का एज फैक्टर क्या है, बच्चे कौन से स्तर के हैं, तो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हो सकता है कि कोई प्रतिभाशाली बच्चा है या हो सकता है कोई मुखबधिर स्टूडेंट्स है। अब मुखबधिर जो स्टूडेंट्स होता है तो उसकी बेसिकली जॉब होती है कि उसे बैक ऑफिस में जॉब मिलती है। तो जो अब बैक ऑफिस में जॉब करने के लिए उसे बेसिकली करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन वो अपने हाथों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में ले सकता है। तो इसके अंदर जो हम जो शिक्षा देते हैं, जो पाठ्यक्रम के अंदर जो हम शिक्षा देंगे वो व्यावसायिक स्तर की होगी, कि बच्चों के अंदर एक तरह से करके सीखने पर बल दिया जाए। तो मेन ये कहा गया है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर बच्चों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए उसके सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो ये माना गया है कि बच्चों का उसके अंदर बच्चों की क्षमताएं, योग्यताएं, बच्चों का स्तर, ठीक है, सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर इसके अंदर लास्ट आता है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत ये माना गया है कि जब एक देश दूसरे देश पे प्रभाव डालते हैं तो वही चीज मानी जाती है कि एक विषय दूसरे विषय से क्या होना चाहिए, अंतर संबंध होना चाहिए। कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को उन विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर वो एक ही विषय को समझे, बल्कि उसको इतनी नॉलेज गेन करनी चाहिए कि वो एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ते हुए, या फिर ये मान लो कि एक घटना को दूसरी घटनाओं के साथ जोड़ते हुए क्या कर रहे हैं, वो अपने कौशल को विकसित कर सके। इससे क्या होगा कि बच्चों में विभिन्न प्रकार के विषयों से रिलेटेड नॉलेज डेवलप हो जाएगी कम समय के अंदर। तो बच्चों को एक विषय से दूसरे विषय का जोड़ना आना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण के समय हमें सहसंबंध के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये आपके सारे के सारे क्या थे, अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत थे। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा सिद्धांत। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।